Hi everyone. So in this video we are going to do our last question from NPP section C. और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। रिपोर्ट करो, वहाँ पे बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आए हैं, लाइक एक कैंडी कंपनी करके है और एक मेल प्लास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वेयर द स्टूडेंट मेक द मिस्टेक। सो आई मस्ट से कि आप एक बार जस्ट गो थ्रू करो एंड हैव ए, अगर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एग्जामिनर रिपोर्ट तो मस्ट है एन एग्ज़ाम के लिए। सो जस्ट गो एंड हैव ए लुक. Okay, so this is our last question of this video, and let's first read out the requirement. Calculate the equivalent annual cost of 3 years and 4-year replacement interval for the Beast and advise Cabras company which replacement interval to adopt. So basically यहाँ पे in the first requirement the question is asking, it's all about the replacement decision, which one is best, either 3 years or 4 years, and discuss why replacement interval decision should be based upon equivalent annual cost. ये भी explain करना है, and why discounted cash flow method of investment appraisal are considered superior to non discounted cash flow method. So one by one करके मैं explain करती हूँ. So first we will calculate EAC. Okay, means equivalent annual cost. Okay. Cabras company is a construction company. It uses a large earth moving vehicle called Beast to prepare foundation for building. It needs to decide whether the cheapest replacement interval for the Beast is 3 or 4 years. So following details are available. Cabras company purchased the Beast from the manufacturer for 800,000 payable 1 year after delivery. Its residual value will fall by 40% of the purchase price at the end of the first year of operation. So first 3 years का लेते हैं. 3 years replacement cycle. Okay, year 0, 1, 2, 3. Okay, so initial investment first है ना, initial investment. Okay, so here initial investment amount is, question is, just wait. Okay, yeah, the Cabras company purchased Beast from manufacturer for 800,000. ठीक है, but यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट है. द पेबल 1 year आफ्टर द डिलीवरी मीन्स डिलीवरी के बाद 1 साल के बाद पे करो, डिलीवरी के 1 साल के बाद पे करो, नॉट इन द ईयर 0 मीन्स इन द ईयर 1. ठीक है, एंड इस रेजिडुअल वैल्यू विल फॉल बाई 40%. मैं शॉर्टकट लिखती हूँ RV. एंड रेजिडुअल वैल्यू कहाँ पे होता है, एट द एंड ऑफ द लाइफ में रेजिडुअल वैल्यू मिलेगा. बट क्वेश्चन इज टेलिंग कि आपका रेजिडुअल वैल्यू, पहले रेजिडुअल वैल्यू देखते हैं कितना है. 40% से फॉल हो रहा है परचेज प्राइस का, मीन 60% ऑफ द परचेज प्राइस. ठीक, परचेज प्राइस है इसका 60%, बिकॉज 40% से फॉल हो रहा है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑपरेशन, मतलब ये यहाँ पे हो रहा है. फिर उसके बाद बोल रहा है रिसेल वैल्यू विल देन रिड्यूस बाय 25% ऑफ प्रीवियस ईयर्स रिसेल वैल्यू फॉर द ईच फर्दर ईयर ऑफ ऑपरेशन. मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो रेजिडुअल वैल्यू है फर्स्ट ईयर में, मीन्स यहाँ पे इट विल फॉल बाई 40%. तो इट मीन्स हमारे पास 60% वैल्यू है, विच इज मैंने यहाँ पे ले लिया 800,000 का 60%. इसके बाद प्रीवियस ईयर के रिसेल वैल्यू से 25% से फॉल हो रहा है, मतलब 75% इसका, सॉरी. एंड इसके बाद ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया. अब थर्ड ईयर में भी आके 25% से फॉल होगा ना. तो यहाँ बोल रखा है ईच फर्दर ईयर ऑफ ऑपरेशन, मतलब हर एक साल 25% से फॉल होते जाएगा. आई रिपीट, मैं ऐसे समझाती हूँ. सपोज 1 year के लिए कितना बोला आपका, 800,000 का 40% से फॉल होना, मतलब आपका 100% माइनस 40%. ये ठीक है यहाँ पे. अब सेकेंड ईयर में इसका 25% से फॉल हुआ, मतलब अब हमारे पास कितना बच गया, 100% ये था 480, इसका 25% फॉल होना यहाँ पे. ठीक है, अब थर्ड ईयर में इसका अगेन 25% से फॉलो, मतलब 100% माइनस 25% से फॉलो, मतलब 75%. तो बात एक ही आ रही है ना, यही मैं एक्सप्लेन कर रही थी. ठीक है, एक बार फॉर्मूला बार में देख लो मैंने क्या किया है ऊपर में. ठीक है, ये रेसिडुअल वैल्यू हो गया. और रेसिडुअल वैल्यू कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ द लाइफ.
ठीक है, नॉट द एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, यहाँ पे भी मिस्टेक कर सकते हो। ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट आर 20,000 एट द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज 20,000 फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट ईयर ऑपरेशन के लिए 20,000 बोल रहा है। ओके, राइजिंग बाय 5% पर ईयर, मेंटेनेंस मस्ट बी प्रोवाइड इन द ईयर ऑफ सेल, मतलब थर्ड ईयर में भी प्रोवाइड करना है, मतलब इन द ईयर में भी प्रोवाइड करना है मेंटेनेंस। एंड क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि फर्स्ट ईयर का 20,000 मीन्स हियर वी वांट इन्फ्लेट, वी विल इन्फ्लेशन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द सेकेंड ईयर, इसका 1 से 5%, फिर अगेन जो वैल्यू आएगा इसका 1 से 5%। ठीक है, ये हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट का हो गया। ईयर फ्यूल कॉस्ट, उसके बाद आती है ईयर फ्यूल, जो कि फर्स्ट ईयर में अगेन दिया हुआ इट्स 28,000 एंड राइजिंग बाय 5,000 बाय ईच ईयर, मतलब 5,000। ठीक है, एंड राइजिंग बाय 5,000 फॉर ईच एक्स्ट्रा ईयर इट्स ऑपरेटेड, मीन्स इसका भी 5,000। ओके, सो ये हमारा हो गया ईयर फ्यूल कॉस्ट। इफ द ब्रीस्ट इज ऑपरेटेड बियॉन्ड 3 ईयर इट इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सेफ्टी एंड कार्बन इमिशन टेस्ट, ये आपका 4 ईयर रिप्लेसमेंट के लिए है, ये आपका 4 ईयर रिप्लेसमेंट के लिए क्या है आपका, इसको ही कॉपी पेस्ट करते हो, जस्ट वेट। अब यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे अब एक बार और 75 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फोर्थ ईयर का आ जाए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका 40% से फॉल हुआ, मतलब 60% वैल्यू, फिर अगेन 25% से फॉल हुआ सेकेंड ईयर में 75% वैल्यू, फिर इस थर्ड ईयर में भी आके 25% से फॉल हुआ, इट मीन 75 अगेन, एंड फोर्थ ईयर में आके भी फिर से 25% से फॉल होगा, सो 75% अगेन लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा ये चीज़। अब मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे 1 से 5% से बढ़ेगा। ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा आपका एक बार और। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा, यहाँ पे बोल रखा है इफ द मशीन, ये पे बीस्ट ऑपरेटेड बियॉन्ड 3 इयर्स इट इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सेफ्टी एंड कार्बन इमिशन टेस्ट। तो सेफ्टी टेस्ट करके डाल देते हैं, सेफ्टी टेस्ट, the test would be paid for and would take place at the beginning of the 4th year of operation। अभी यहाँ पे ये थर्ड ईयर में नहीं डालना है, ये मशीन 3 ईयर के बियॉन्ड ऑपरेट होगा उसमें ये एप्लीकेबल मीन्स 4th ईयर में। ठीक है, एंड करेक्शन ऑफ एनी डिफॉल्ट्स discovered by this test is mandatory। there is an 80% chances that test and remedial work will cost Cabras company 50,000 and 25% chances it will cost 120,000। so यहाँ पे probability है, so 50,000 का probability कितना है 80% and 120,000 का probability कितना है 20%। ठीक है, so all together 64,000 आ जाएगा। एक सेकेंड, माई मिस्टेक, ये आएगा आपका 4th ईयर बोल रहा है तो 3rd ईयर में आएगा, इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेफ्टी टेस्ट का। ठीक है, ये बोल रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर होगा, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। सो सेफ्टी टेस्ट हो गया, उसके बाद क्या बचा, अब रेजिडुअल वैल्यू भी लिख लिया हम लोग ने, साइन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कैवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, इग्नोर टैक्सेशन। सो टैक्सेशन तो है ही नहीं, सो नेट कैश फ्लो सम ये हो गया, एंड एनपीवी इक्वल टू प्लस एनपीवी रेट इज 8%,
ओके, सो ये इसका एनपीवी आ गया। अब थर्ड ईयर का भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो, SUM, ओके। सो नाउ एनपीवी इक्वल टू, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, तभी सिलेक्ट कर लो एनपीवी 8%। उसके बाद ये अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो लेना है, जस्ट डोंट टेक डिस्काउंटेड वन, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा फंक्शन यूज कर रहे हो तो। ओके, तो अब तो एनपीवी आ गई। नाउ क्या हम लोग एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं? एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते इफ इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट साइकिल। व्हाई सो? बिकॉज कि आपका एनपीवी जो होता है ना, दैट वो इग्नोर करता है डिफरेंट टाइम स्केल्स। जैसे यहाँ पे इट्स 3 years and 4 years, ठीक है। दोनों में अगर ऑब्वियसली आप जाते हो तो 3 years चूज कर लोगे, बिकॉज लोवेस्ट कॉस्ट लग रहा है अगर एनपीवी के अकॉर्डिंग चूज कर लोगे तो। ये क्योंकि डिफरेंट टाइम स्केल लेंथ जो होता है, टाइम लेंथ स्केल वो इग्नोर करता है एनपीवी, एंड जिसकी वजह से कंपेयर करना मतलब लाइक फेयर नहीं होता है, मतलब एनपीवी की बेसिस में। दैट्स वाई वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ईएससी कैलकुलेट करते हैं। ईएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी विल टेक द एनपीवी एंड डिवाइड इट बाय एन्युटी फैक्टर फॉर द 3 years। ये 3 years का है तो 3 years का एन्युटी फैक्टर लेंगे, विच इज 2.577। 8% के हिसाब से 3 साल के लिए 2.577, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ईएससी कैलकुलेट करते हैं। ईएससी तो ये डिवाइड बाय 8% के हिसाब से फॉर द 4 year इज 3.312, ठीक है। टेबल पे जाके देखना आप, एंड दिस इज आवर ईएससी। अब ईएससी के बेसिस में लोअर कौन सा है? लोअर इज ऑब्वियसली 4 year रिप्लेसमेंट साइकिल का ईएससी, एंड दैट्स वाई हम लोग ईएससी के बेसिस पे मशीन को 4 years में रिप्लेस करेंगे। सो यू हैव टू मेंशन दिस थिंग इन द कमेंट, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, वाइल कमेंटिंग, अगर लाइक इन केस में कोई आपका कॉस्ट प्रोबेबिलिटी पे, जैसे यहाँ पे सेफ्टी टेस्ट का यहाँ पे 80% चांस है 50,000 होने का, एंड 20% चांस है 120,000 होने का। हम लोग ने प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया, बट विच इज 64,000। अगर बाई चांस अगर 20% चांस ही है 120 का, इफ 120 हुआ तो आपका लाइक डिसीजन अल्टर हो सकता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसके लिए। ये 4 year का सब चीज कॉपी कर लेते हैं, एंड वी गॉना बी पेस्ट इट हेयर। तो हमारा सेफ्टी टेस्ट कितना हो जाएगा, -120,000। तो अब हमारा यहाँ पे ईएससी जो आया, इट इज 263,946.71, और आपका इसका कितना है? तब यहाँ पे लोअर कौन सा हो रहा है? 3 years रिप्लेसमेंट साइकिल, तो डिसीजन चेंज हो सकती है ना। सो दिस थिंग यू हैव टू मेंशन। अगर प्रोबेबिलिटी का केस है तो इट्स मस्ट कि आप मेंशन करो वो चीज़ को भी वाइल कमेंटिंग, या फिर जो भी आपको रिकमेंड करने के लिए कहा गया क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे आप इसको डील कर सकते हो। सेकेंड पार्ट, डिस्कस वाई रिप्लेसमेंट इंटरवल डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द EAC, मीन्स इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया, अगर एनपीवी के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, द मशीन या फिर एसेट हैविंग द लोवेस्ट कॉस्ट एनपीवी, वो सिलेक्ट हो जाएगा। आई मीन जिसका एसेट्स का लाइफ लाइक कम हो वही सिलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ये टाइम स्केल्स को इग्नोर करता है ना। या फिर बेनिफिट का ही बात करें, जिसका हाईएस्ट आई मीन मोर लाइफ है जिसका, तो वो एसेट सिलेक्ट हो जाएगा अगर बेनिफिट की बात करें तो क्योंकि एनपीवी इग्नोर्स द डिफरेंट टाइम लेंथ ऑफ द एसेट्स, है ना। दैट्स वाई कंपेयर करना इजी नहीं होता है। अगर उस एसेट्स को हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे यूज कर रहे हैं तो इन दैट केस वी नीड टू कैलकुलेट द ईएससी कैलकुलेट करके जो डिसीजन हमारा क्राइटेरिया है विच इज द लोवेस्ट ईएससी चूज करना है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग एसेट को रिप्लेस करेंगे इफ दैट एसेट गोना बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इन फॉरसिबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीज आपको एक्सप्लेन करना है इन द पार्ट बी, एंड मार्क्स इज 4, ओके। So discuss why discounted cash flow method of investment appraisal are considered superior to non discounted cash flow method। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको
डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड लाइक आपका एनपीवी या होगा, एडजस्टेड पे, क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक, आईआरआर। नॉन डिस्काउंटेड में क्या आएगा, आरओसी, पे बैक। यू हैव टू कंपेयर व्हाई डिस्काउंटेड इज सुपेरियर देन द नॉन डिस्काउंटेड। तो पहला पॉइंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डिस्काउंटेड में क्या होता है, जो भी हमारा इन्फ्लेशन, रिस्क, अनसर्टेनिटी, उस चीज़ को कंसिडर करके हमारा कैश फ्लो कितना एक्चुअल में है, रिसीव होगा, वो करने के बाद तब भी हम लोग लाइक एनपीवी आई मीन उस प्रोजेक्ट को एसेस करते हैं। बट इन केस ऑफ नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये लाइक आरओसी ही का एग्जांपल लेते हैं या फिर पे बैक का, वहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते हैं। तो एक पॉइंट ये एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, अब क्या बोलते हैं ना, जैसे कि आरओसी है नॉन डिस्काउंट में, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट राइट, नॉट ऑन द कैश। एंड जो कि क्या होता है, मैनिपुलेट कर सकते हो थ्रू वेरियस टेक्निक लाइक क्रिएटिव अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग, यू माइट हैव बीन रीड इन द बीटी। सो दिस थिंग कैन मैनिपुलेट द प्रॉफिट एंड सो विल लीड टू द मैनिपुलेट द रिजल्ट, है ना। एंड यहाँ पर कोई डिसीजन क्राइटेरिया भी कुछ फिक्स नहीं है ना, वो सब डिसीजन क्राइटेरिया भी सब्जेक्टिव है। लाइक मैनेजर डिसाइड कर लेगा आई वांटेड 20% ऑफ आरओसी, अब उसके लिए वो कुछ भी कर देगा, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करेगा सो दैट कि आरओसी हमारा 20% आए। सो ये चीज़ लाइक यहाँ पे ये डिमेरिट है। विद डिस्काउंटेड में क्या होता है, विद डिस्काउंटेड कैश फ्लो लाइक एनपीवी जो कि सुपीरियर टेक्निक है, वो एग्जैक्टली बताता है कितना से शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, जो कि कैश बेस्ड है ना। तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, और जैसे आपका अब जैसे कि हाँ, आरओसी है वो डिफरेंट टाइम लेंथ ऑफ, जो लेंथ होता है वो इग्नोर करता है, या फिर पे बैक ही हमारा वो होल लाइफ को नहीं कंसिडर करता है प्रोजेक्ट को, जहाँ हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ उसके बाद इग्नोर करता है। ये चीज़ क्या होती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में नहीं होती है। यहाँ पे सारे लाइफ को कंसिडर करते हैं, प्रोजेक्ट का सारा लाइफ को, एनपीवी हो चाहे आईआरआर हो, ये सारे लाइफ को कंसिडर करता है। ये चीज़ एक्सप्लेन करना है। एंड इट्स फॉर द 5 मार्क्स, आई थिंक यू कैन डू इट, इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्टी है डू लेट मी नो। मेरा टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सारे का मैंने नीचे इंफॉर्मेशन डाल रखा है, फेसबुक पेज सारे हैं, सो यू कैन गो एंड चेक द मैसेज मी, मैं हेल्प आउट कर सकती हूँ अच्छे से। सो इसी से हमारा सेक्शन सी एनपीवी का ख़त्म होता है। सो वी गोना बी स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट सेक्शन सी क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Okay, so तब तक के लिए stay tuned with my channel. Don't forget to hit the bell icon and share it among your friends. So have a good day.